वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आज हम क्रिया टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर जो है बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। और बाकी सभी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में ये जो टॉपिक है, ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काम का है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा ये जो सिलेबस है, इसके अंदर हम देखते हैं। तो ये क्रिया टॉपिक आज हम करेंगे। इसके अलावा जितने सारे टॉपिक्स हैं, वो पटवार की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण की, उसे आप जरूर जाकर के देखें। उसमें इसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के हिंदी की परीक्षा से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आप उससे जरूर तैयार करें। आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चलिए हम आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है क्रिया। क्रिया शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये संस्कृत की क्री धातु से बना है। ये क्री धातु है। संस्कृत में क्रिया धातु जो होती है उसे क्रिया को धातु कहते हैं। ये संस्कृत की क्री धातु से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? करना या होना। यानी ये जो जितने भी चीजें संस्कृत से हिंदी में आई है, उन सभी चीजों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो ये क्री धातु से बना हुआ शब्द जो क्रिया है, इसका अर्थ होता है काम का करना या होना। आज हम इस क्रिया को बहुत ही इजी तरीके से सरल ट्रिक्स के माध्यम से वन शॉट वीडियो के अंदर हमें कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगी, जिनको मुश्किल लगता है क्रिया टॉपिक, आज उनको बड़ा ही सरल लगने वाला है, क्योंकि इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं। अगर हम उन्हें जान लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, तो हमारे लिए कोई भी प्रश्न मुश्किल नहीं होता है और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। कोई एक ऐसा शब्द जो वाक्य में ये प्रदर्शित करे कि कोई कार्य हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो शब्द है, ये बेसिकली कहाँ से आया है? संस्कृत से हिंदी के अंदर आया है। क्री धातु संस्कृत का था, तो धातु जो है संस्कृत का शब्द है और उसी का हिंदी रूपांतरण है क्रिया। हिंदी में हम उसे क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। तो बेसिकली आई संस्कृत से है, इसीलिए हम बात करते हैं धातु की। तो धातु के दो भेद माने गए हैं। एक होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। मूल धातु, जैसे कि आपने 10th क्लास तक संस्कृत पढ़ी है, तो आपने पढ़ा होगा कि पठ, पठती, पठत, पठंती, आपने ये शब्द पढ़ा होगा। और इसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है पढ़। ठीक है ना? अब आप कहते हैं पढ़ के साथ में ना जोड़ करके, ये जो है पढ़, संस्कृत का जो ये धातु था, ये मूल धातु था और हिंदी में ये क्या कहलाई? ये मूल धातु या ये क्या कहलाई? मूल क्रिया। ठीक है। अब हम इसी पढ़ शब्द के साथ में एक ना प्रत्यय जोड़ देते हैं और शब्द बन जाता है पढ़ना। अब देखिए, ये जो पढ़ना शब्द है, इसके अंदर मूल धातु है प्लस प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यौगिक धातु। यौगिक धातु का अर्थ क्या हो गया? एक से अधिक धातुओं से मिलकर के, यानी प्रत्ययों और धातुओं से मिलकर के और दो धातुओं से मिलकर के बनने वाले शब्द जो है वो यौगिक क्रिया कहलाते हैं। तो हमने देखा कि संस्कृत के अनुसार क्रिया धातु कहलाती है। आपको कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, हम इस वीडियो के अंदर टॉप 50 PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर देंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो धातु किसे कहते हैं, क्रिया को कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं, सर्वनाम को कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। तो बारीक से बारीक, छोटा से छोटा पॉइंट भी हम नहीं छोड़ेंगे और बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल सवाल को हल करने की ट्रिक्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, हम बात कर रहे थे धातु की, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की है, मूल धातु और यौगिक धातु। अब देखिए, क्रिया पहचानने के प्रमुख कुछ लक्षण होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्रिया कौन सी है, किस प्रकार की है। तो वो क्या है? सबसे पहले देखिए, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, इसके लिए मैंने आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किए हैं।
सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्रिया एक विकारी शब्द है। देखिए, जब हम अपने सिलेबस की बात करते हैं तो शब्दों के दो रूप हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। ये दोनों ही हमारे कोर्स के अंदर है। विकारी शब्दों की शुरुआत होती है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी विकारी है क्योंकि ये अपने रूप को परिवर्तित कर रहे हैं। और अविकारी शब्दों की श्रेणी में सिर्फ एक ही टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, अव्यय। ये सारे ही टॉपिक हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी एक ऐसा विषय जिसे हम तैयार कर लेते तो हमें किसी भी परीक्षा के अंदर सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए हिंदी को तैयारी जरूर रखें। तो ये विकारी है। विकारी शब्द का अर्थ क्या होता है, जो परिवर्तित होती है। विकारी का अर्थ क्या होता है, जो परिवर्तित होते हैं, ठीक है। और अविकारी का अर्थ क्या होता है, अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय। जो परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी कहते हैं और जो परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। तो क्रिया क्या है, क्रिया बदलती है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि राम पाठ पढ़ता है और जब मैं बोलती हूँ कि सीता पाठ पढ़ती है, तो बिल्कुल पढ़ता है क्रिया जो थी, जिस शब्द से हमने क्या बात बताई, क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, यहाँ पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ना शब्द से पता चल रहा है, पढ़ता है। अब अगर हम राम की जगह सीता लगा देंगे तो पढ़ता है की जगह क्या बन जाएगा, पढ़ती है। तो परिवर्तित हो रही है, इसका मतलब ये विकारी शब्द है। तो हमें ये टॉपिक याद रखना है कि संज्ञा क्या होती है, एक विकारी शब्द होती है जो परिवर्तित होती है, यानी संज्ञा का रूप बदलता रहता है। इसके द्वारा लिंग, वचन और काल आदि का ज्ञान होता है। ये क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो हमें लिंग का बताता है। जैसे अगर मैं बोलती हूं कि पढ़ता है शब्द से हमें क्या पता चलता है कि पढ़ने वाला कौन है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है, और वर्तमान काल में पढ़ रहा है। तो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन से, ये है लिंग, वचन और काल। ये तीनों को एक साथ में प्रकट कर देती है क्रिया। ये जो पढ़ता है शब्द है, इससे हमें तीन शब्द एक साथ पता चल रहे हैं कि पढ़ता है मतलब कोई ना कोई लड़का ही है, और पढ़ता है मतलब एक वचन है, क्योंकि बहुवचन में तो पढ़ते हो जाता, पढ़ते हैं। अगर होता कि लड़के पाठ पढ़ते हैं तो पढ़ते हो जाता, पढ़ता नहीं होता। फिर वर्तमान काल की है। अगला पॉइंट है संज्ञा सर्वनाम पर निर्भर होती है। देखिए, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि पढ़ता है सबसे पता चल रहा है कि ये संज्ञा शब्द पर निर्भर होती है या सर्वनाम शब्द पर निर्भर होती है, और किसी कार्य या स्थिति की जानकारी देती है। तो क्रिया मूल रूप से क्या होती है, वे शब्द होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य में क्या कार्य हो रहा है और उसकी क्या स्थिति है। चलिए हम क्रिया के प्रकारों की बात करते हैं। तो कर्म या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद माने गए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा डिवाइडेशन है जो हर बार हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। क्रिया टॉपिक कहीं से अछूता नहीं है। सभी परीक्षाएं, आप भले आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, आरएस की परीक्षा दे रहे हैं, एसआई की परीक्षा दे रहे हैं, डेप्यूटी जो है जेलर की परीक्षा दे रहे हैं, सुपरवाइजर आंगनबाड़ी की परीक्षा दे रहे हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी की या कोई भी अन्य भर्ती परीक्षा आप दे रहे हैं, वीडियो की दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं के अंदर अकर्मक और सकर्मक क्रिया का प्रश्न पूछना जरूरी है और इसे हमें बहुत ही ध्यान से और आसान तरीके से समझ लेना है। तो देखिए, कर्म या प्रयोग के आधार पर क्रिया दो प्रकार की मानी गई है। कर्म के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है अकर्मक क्रिया और दूसरे का नाम है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, अकर्मक, यानी जिसमें कर्म की उपस्थिति ना हो तो भी काम चल जाता है। जहां कर्म नहीं होता वहां कर्म की अनुपस्थिति में भी क्रिया हो जाती है, उसे अकर्मक कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो होती है सकर्मक, यानी जिस क्रिया को कर्म के बगैर नहीं किया जा सकता उसे सकर्मक कहते हैं। अब देखिए फर्दर इसके अंदर के प्रकार भी पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं के अंदर, क्योंकि क्रिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए अब उसको सरल ना पूछ के थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो अकर्मक क्रिया दो प्रकार की है, एक तो पूर्ण अकर्मक यानी जिसमें कर्म बिल्कुल ही ना हो, और एक अपूर्ण अकर्मक यानी अधूरा अधूरा कर्म हो, कर्म का पूरक शब्द वहां मौजूद हो। और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहां एक कर्म होता है उसे एक कर्मक सकर्मक कहते हैं,
जहां कर्म दो होते हैं वहां द्विकर्मक सकर्मक होते हैं। इन सभी को मैं अभी आपको आसानी से समझाऊंगी। सिर्फ एक बार आप जान लीजिए ये जो है ये ढांचा है क्रिया का कि ये कितने प्रकार की होती है, हमें इसका ध्यान रखना है। प्रयोग या वाच्य के आधार पर भी क्रिया को बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। वाच्य हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और उसी आधार पर क्रिया के भी वाच्य के आधार पर 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य क्रिया, कर्मवाच्य क्रिया और भाववाच्य क्रिया। अब रचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि रचना की दृष्टि से बताइए कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है रूढ़ क्रिया, रूढ़ क्रिया यानी जो परंपरा से चली आ रही है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और दूसरी होती है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया को मैंने आपको ऊपर धातु के रूप में भी समझाया था कि जो मूल क्रिया होती है उसके अंदर या तो प्रत्यय जुड़ जाते हैं या कोई और क्रिया जुड़ जाती है। इस प्रकार से बनने वाली क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती है। रूढ़ क्रिया जो होती है सिर्फ एक ही होती है, क्योंकि मैंने बताया रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपरिवर्तनीय होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो रूढ़ क्रिया भी वो होती है जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन यौगिक क्रिया 4 प्रकार की है। पहली है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी है संयुक्त क्रिया, तीसरी नाम धातु क्रिया और चौथे नंबर पे है अनुकरणात्मक क्रिया। तो इन सभी क्रियाओं को हम आसानी से पढ़ लेते हैं, आसान ट्रिकों से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए धातु यानी क्रिया। देखिए धातु और क्रिया एक ही शब्द है। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? धातु। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? क्रिया। तो ये दोनों एक ही चीज है। तो ये 2 प्रकार की है, मैंने ऊपर आपको टेबल में भी समझाया था। पहली है मूल धातु, दूसरी है यौगिक धातु। मूल धातु यह स्वतः पूर्ण होती है, अपने आप में पूरी होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, जैसे जा, खा, पी, रह। और बेसिकली मैंने आपको बताया ये कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है। जैसे संस्कृत में बोलते हैं गम और हिंदी में उसका रूपांतरण होता है जा। संस्कृत में बोलते हैं खाद और हिंदी रूपांतरण होता है खा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो मूल धातु है ये अपना अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसे किसी दूसरे प्रत्यय की या किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी होती है यौगिक धातु। यह मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि मूल धातु क्या है, हिंदी में मूल धातु क्या है? पढ़। और उसमें हमने क्या जोड़ दिया? ना। तो क्या बन गया? पढ़ना। तो अब ये कौन सा धातु माना जाएगा? आपको पूछेंगे कि ये कौन सा धातु है, तो आपको जवाब देना है ये यौगिक धातु है, क्योंकि इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। या 2 धातुओं को मिलाकर के भी बनाई जाती है, जैसा कि यहाँ देखिए उदाहरण है, संज्ञा विशेषण में प्रत्यय जोड़कर भी बनती है। उठाना, जैसे उठ था, मूल धातु क्या थी इसमें? उठ। उसमें आना जोड़ दिया, आना प्रत्यय तो उठाना। इसमें वाना जोड़ दिया, उठवाना। दिल में दिलवाना। खेलना, कूदना। देखिए 2 अलग अलग धातुएं हैं कि बच्चे खेल कूद कर रहे थे। तो कितनी क्रियाएं हैं, कितनी धातुएं हैं? 2 है, लेकिन साथ में प्रयोग होने के कारण यौगिक कहलाती है। बतियाना, बात शब्द से बना बतियाना। गरमाना, गर्म होने से बना गरमाना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धातु के आधार पर अगर हमें पूछा जाए तो 2 भेद हमें बताना है। एक तो मूल धातु यानी जो संस्कृत से आई है, तो जिसके अंदर कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, मेनली वही शब्द है, जैसे पढ़ है, लिख है, खा है, उठ, बैठ, ये सारे शब्द मूल धातु हैं। और जब इनमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? यौगिक धातु। अब देखिए कर्म के आधार पर जो परीक्षाओं में मूल प्रकार से जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कर्म के प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की है, सभी जानते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो चलिए हम अकर्मक क्रिया से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अकर्मक यानी जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़े और किसी कर्म की आवश्यकता न हो। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अकर्मक यानी बिना कर्म के हो जाने वाली क्रिया। अ यानी नहीं है, कर्म यानी कर्म की, अक यानी आवश्यकता। जब कर्म की जरूरत ही नहीं पड़े वो अकर्मक क्रिया होती है। तो ये अकर्मक क्रिया होती है। देखिए पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, ये बताइए कि सोना कौन सी क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है? तो देखिए सामान्य अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती है? लजाना, लजाना यानी शर्म आना, लज्जा आना। होना, सोना, बैठना, हंसना, जागना, मरना, कूदना। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिन क्रियाओं के अंदर कर्म की जरूरत ही नहीं है, जो क्रियाएं खुद कर्ता पर ही निर्भर करती है, जैसे लजाना, लज्जा आने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है,
होना, सोना, सोने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है, बैठने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है, हंसने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है। तो वे क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जो कर्म पर निर्भर नहीं करती, वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रियाएं। और ये शब्द आपको रट लेने हैं। डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं कि जागना कौन सी क्रिया है, बैठना कौन सी क्रिया है, हंसना कौन सी क्रिया है, तो आपको आंसर देना है अकर्मक। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम खाता है। तो देखिए मैं आपको सुपर इंपॉर्टेंट एक ट्रिक बता रही हूं कि क्रिया शब्द जो आता है हमारे पास, क्रिया शब्द यानी वाक्य के अंदर से हमें क्रिया शब्द देखना है। क्रिया शब्द यानी पढ़ता है, होता है, उठता है, बैठता है। ये जो लास्ट वाला शब्द होता है जिससे हमें पता चलता है कि क्या कार्य हो रहा है, उस क्रिया शब्द से दो प्रश्न हमें करने हैं। एक प्रश्न करना है क्या और एक प्रश्न करना है किसको। इन दोनों में से किसी भी एक सवाल का जवाब मिल जाए तो वो क्रिया क्या होती है? सकर्मक। अन्यथा वो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक। आपको दो प्रश्न रट के रखने हैं। आपके पास जो भी क्रिया है, जैसा कि मैं पहला उदाहरण लेती हूं कि राम खाता है। तो अब देखिए इस वाक्य के अंदर राम जो है वो करता है। ये तो आपको पता ही है कि राम कौन है? कर्ता, खाने की क्रिया वही कर रहा है। और खाता है क्या है यहाँ? क्रिया। अब इस खाता है से प्रश्न पूछो क्या खाता है, तो क्या उत्तर मिल रहा है? इस वाक्य में उसका उत्तर मौजूद है क्या? नहीं। किसको खाता है, इसका उत्तर भी मौजूद यहाँ पर नहीं है। अगर ये लिखा होता कि राम भोजन खाता है, राम केला खाता है, तो देखिए खाता है प्रश्न का जवाब मिल जाता है कि राम खाता है। खाता है से पूछते क्या खाता है, तो केला खाता है, तो इसका मतलब वो सकर्मक होती। लेकिन यहाँ इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, इस कारण से ये क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। जैसे गीता गाती है, तो गाती है से पूछो क्या गाती है, कोई जवाब नहीं मिल रहा। किसको गाती है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, अकर्मक। बच्चा खेलता है, खेलता है से पूछो क्या खेलता है, पता नहीं क्या खेल रहा है भाई, कौन सा गेम खेल रहा है, क्रिकेट खेलता है, कबड्डी खेलता है, क्या खेलता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और किसको खेलता है ये भी पता नहीं चल रहा है, अकर्मक। श्याम हंसता है, हंसता है, वैसे भी आपको ऊपर मैंने शब्द बताए थे, हंसना, रोना, उठना, बैठना, जागना, सोना, भागना, ये सारे ही शब्द क्या होते हैं? अकर्मक होते हैं। कुत्ता भौंकता है, तो ये भौंकता है शब्द के अंदर क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जो कर्म पर निर्भर नहीं करती, सीधे सीधे कर्ता पर ही डिपेंड करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अकर्मक क्रिया के प्रकारों की बात करते हैं। तो ये जो अकर्मक क्रिया है, ये जो अकर्मक क्रिया है, ये दो भागों में बांटी गई है। एक क्या कहलाती है? पूर्ण अकर्मक, जैसा कि नाम से समझ में आ ही रहा होगा आपको। और दूसरी है अपूर्ण अकर्मक। ये जो अकर्मक क्रिया है, ये दो प्रकार की मानी गई है। पहली है पूर्ण अकर्मक। ये वे क्रियाएं होती है जो अपना अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है, उन्हें किसी भी संज्ञा या विशेषण या पूरक की आवश्यकता नहीं होती। पूरक शब्द जो है हिंदी में, इंग्लिश में इसे सप्लीमेंट्री वर्ड कहते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी चीज को स्पष्ट करते हैं। जैसे एक सप्लीमेंट्री एक ऐसा अवसर होता है, एक पूरक एक ऐसी परीक्षा होती है जिसे हम पास करके अगली कक्षा में जा सकते हैं, एक ऐसा हेल्पिंग टूल होता है हमारे लिए। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे क्रियाएं होती है हिंदी में जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, जैसे संज्ञा की, विशेषण की, सर्वनाम की, किसी शब्द की जरूरत नहीं होती है, वो पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा रोता है, रोता है क्रिया जो है, इसको किसी संज्ञा की, किसी सर्वनाम की, किसी विशेषण की जरूरत नहीं है। जैसे चिड़िया उड़ती है से पूछो क्या उड़ती है। अच्छा, बच्चों में ये बड़ा कंफ्यूजन उठ जाता है और बच्चे जवाब देते हैं कि मैडम चिड़िया उड़ रही है ना। अब हमें कितने प्रश्न करने हैं, हमें देखना है कि हमारी क्रिया क्या है, उड़ती है। और इस क्रिया से दो प्रश्न करने थे। मैंने आपको एक ही बात समझाई है, इस पूरे टॉपिक का एक ही सार है कि जो भी आपके पास क्रिया आती है उसके साथ आप दो प्रश्न कर लीजिए, क्या और किसको। उड़ती है से पूछो क्या उड़ती है, तो बहुत सारे बालक जवाब देते कि चिड़िया उड़ती है। अरे भैया, चिड़िया कैसे उड़ेगी, चिड़िया कर्म नहीं हो सकता। हम इस प्रश्न के जरिए क्या ढूंढ रहे हैं, हम कर्म ढूंढ रहे हैं। हम क्या और किसको पूछ के, क्रिया से जब हम पूछ रहे हैं क्या और किसको, तो इसका उत्तर किस रूप में मिलना चाहिए? हमें कर्म रूप में मिलना चाहिए। जबकि चिड़िया कौन है? चिड़िया तो करता है, यानी उड़ने का काम कौन कर रहा है? उड़ने का काम तो चिड़िया कर रही है।
तो उड़ती है, क्या उड़ती है ये नहीं पता चल रहा है, किसको उड़ती है ये भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये पूर्ण अकर्मक क्रिया है, 100% अकर्मक है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये तो सकर्मक भी हो सकती है। क्या उड़ती है का जवाब चिड़िया नहीं, चिड़िया कर्म नहीं है। हम कर्म का पता लगाने के लिए प्रश्न कर रहे थे और चिड़िया कर्म नहीं है, चिड़िया क्या है, करता है। देखिए दूसरा है हमारा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कर्म की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन अधूरी अधूरी प्रतीत होती है। तो कुछ ऐसे शब्द अगर हम इसमें डाल देते हैं, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, तो ये थोड़ी सी कंप्लीट लगती है। वे क्रियाएं हैं जो कर्ता के होते हुए भी अपना पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती। अर्थ को पूरा करने के लिए संज्ञा या विशेषण पूरक की आवश्यकता होती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, देखिए अकर्मक क्रियाएं क्या होती है, हूं या था, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करती, इसीलिए इन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहती है। जैसे मैं कहती हूं कि वह है, ठीक है, अब ये क्या है, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। ऐसा मैंने क्यों कहा अपूर्ण अकर्मक क्रिया, क्योंकि जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं कि वह है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या है, किसको है, कैसे है, किस लिए है, मतलब वह है, इस वाक्य से अर्थ प्रकट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि चिड़िया उड़ती है तो ये पूर्ण अकर्मक थी, पूरा अर्थ स्पष्ट कर रही थी कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है कि नहीं। लेकिन वह है, अब इसके अंदर मैं अगर बीच में एक शब्द डाल देती हूं कि वह बीमार है या वह स्वस्थ है या वह सुंदर है, तो ये जो बीमार शब्द है ये क्या है, ये विशेषण है। और यहाँ पे देखिए ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगर मैं इसको सिर्फ वह है लिखती हूं तो ये क्या मानी जाती है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जब तक कि बीमार शब्द का प्रयोग ना करूं ये अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकती, इसीलिए इसे कहते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और उदाहरण देखते हैं अपन कि देखिए वह अच्छा है, अगर मैं सिर्फ ये लिखूं कि वह है तो क्या ये अपने अर्थ को स्पष्ट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। जब तक मैं इसके बीच में अच्छा शब्द नहीं डाल रही हूं तो ये अच्छा शब्द क्या है, पूरक शब्द है। ये पूरक शब्द के कारण ही ये क्रिया अपना अर्थ प्रकट कर पा रही है। अकेले यह वाक्य पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें अच्छा विशेषण की आवश्यकता है जो क्रिया का पूरक है। वह मुख्यमंत्री बन गया, अगर वहां पे मुख्यमंत्री शब्द हटा देते हैं वह बन गया तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क, वह क्या बन गया, क्या बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। जब तक आप ये बात नहीं कहते कि वह मुख्यमंत्री बन गया, तो मुख्यमंत्री शब्द किस रूप में आया है, यहाँ पे पूरक शब्द के रूप में आया है। बन गया क्रिया के पूर्ण अर्थ के लिए मुख्यमंत्री संज्ञा की आवश्यकता है। मोहन चोर निकला, अब ये निकला शब्द जो है ये अपूर्ण अकर्मक है। जब तक चोर शब्द की मतलब अगर हम पूरक शब्द नहीं लगाएंगे तो ये अर्थ स्पष्ट नहीं करेगा। तो इस वाक्य में निकला अकर्मक क्रिया है, चोर एक संज्ञा है जो क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक है। आशा एक होशियार लड़की है, ठीक है ना। यहाँ पे आशा के बारे में जानकारी, कौन सा शब्द पूरा कर रहा है, एक होशियार लड़की। ये पूरा के पूरा शब्द जो है ये पूरा शब्द ही पूरक शब्द है। तो हमने देखा कि अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक जैसे कि चिड़िया उड़ती है, बालक हंसता है, बालक रोता है, ये पूर्ण अकर्मक है। लेकिन जिन शब्दों को किन्हीं पूरक शब्दों की जरूरत पड़ती है उन्हें कहते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा टॉपिक है सकर्मक क्रिया। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सकर्मक यानी जो कर्म के सहित होती है, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, जो कर्म के बगैर अधूरी होती है, जो कर्म के साथ में ही पूरी होती है, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनके व्यापार, कार्य और फल का आश्रय कर्म होता है। यानी इन वाक्यों में कर्म का होना बहुत जरूरी है, तभी ये सकर्मक कहलाएगी। ये कर्ता पर निर्भर नहीं करती है, ये कर्म पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से मैंने आपको दो शब्द बताए, मैंने आपको क्या बताया, आपके पास क्रिया शब्द जो भी वाक्य में जो भी क्रिया शब्द है उससे आपको दो प्रश्न करने हैं, क्या और किसको। तो इसका उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया कहती है। जैसे कि यहाँ पहला उदाहरण है, देखिए रमेश दूध पीता है। पीता है हमारी क्रिया है, इससे पूछो कि क्या पीता है तो उत्तर मिल रहा है दूध पीता है। उत्तर मिल रहा है, दूध शब्द जो है यहाँ कर्म के रूप में आया है, तो यहाँ पे ये सकर्मक हो गई। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं
कि सीता ने पत्र लिखा। लिखा से पूछो क्या लिखा, तो उत्तर मिल रहा है कि पत्र लिखा, तो इसका मतलब ये सकर्मक है। वह खाना खाता है। खाता है से पूछो क्या खाता है, तो उत्तर मिलेगा खाना खाता है। तो खाना यहाँ किस रूप में आया है, कर्म रूप में आया है। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया तो दो प्रकार की है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। सकर्मक क्रिया के दो भेद माने गए हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक का मतलब क्या है कि उस वाक्य में एक ही कर्म का शब्द मौजूद होगा, और द्विकर्मक से पता चल रहा है कि वाक्य में दो दो कर्म मौजूद होंगे। तो देखिए कर्म दो प्रकार के हो गए, क्योंकि द्विकर्मक के अंदर कितने कर्म होंगे, दो कर्म होंगे ना। एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म, जैसे कि मैं आपको आगे समझाने वाली हूं। पहले हम एक कर्मक को समझ लेते हैं। जिस सकर्मक क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक यानी एक कर्म वाली। उदाहरण जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये पढ़ता है हमारी क्रिया है। इसको पूछो कि क्या पढ़ता है, तो आंसर मिलेगा पुस्तक, यानी एक कर्म है। अध्यापिका पत्र लिखती है से पूछो क्या लिखती है, तो उत्तर मिलता है पत्र लिखती है, यानी यहाँ पे भी एक कर्म है। अब द्विकर्मक की बात करते हैं, जब क्रिया का संबंध दो कर्मों से होता है। क्रिया किससे जुड़ी हुई होती है, एक ही वाक्य में दो दो कर्म मौजूद होते हैं, उसे द्विकर्मक कहते हैं। इसमें से एक मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म क्या होता है, वस्तु, यानी कोई ना कोई मुख्य कर्म या प्रत्यक्ष कर्म, इसे हम मुख्य कर्म भी कहते हैं, प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। ये क्या होती है, कोई ना कोई वस्तु या कोई चीज, ठीक है ना। और गौण कर्म, दूसरा कर्म जो होता है उसका नाम होता है गौण कर्म, या कहलाता है अप्रत्यक्ष कर्म। ये क्या होता है, कोई ना कोई व्यक्ति होता है, ठीक है ना। ये दो दो कर्म जहां मौजूद होंगे उन्हें हम कहेंगे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आपको क्रिया से कितने प्रश्न करने हैं, दो। एक तो पूछना है क्या और दूसरा पूछना है किसको। अगर इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब हमारी वाक्य में मौजूद हो तो वो सकर्मक तो है ही, लेकिन सकर्मक का कौन सा रूप है, दो दो कर्म मौजूद है, तो इसका मतलब वो है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। देखिए शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, यहाँ क्रिया क्या है, दी। तो पूछो क्या दी, तो पहला नंबर आंसर मिल गया पुस्तक दी। दूसरा नंबर प्रश्न था किसको दी, तो आंसर मिल गया विद्यार्थी को दी। तो दो दो जवाब मिल रहे हैं हमारे को। कर्म के कितने जवाब मिल रहे हैं, दो। तो दो जवाब मिलने के कारण ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक का कौन सा भेद है, ये है सकर्मक का द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। और उदाहरण देखते हैं हम। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। अब ये दिया है, इससे पूछो कि क्या दिया, क्या दिया का जवाब होता है दान दिया। फिर पूछो किसको दिया, किसको दिया का जवाब मिल रहा है ब्राह्मण को दिया। कितने कर्म मौजूद हैं, दो कर्म मौजूद हैं। तो दो कर्म मौजूद होने के कारण क्या हो गई, ये है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब देखिए राम लक्ष्मण को गणित सिखाता है हमारी क्रिया। पूछो क्या सिखाता है, गणित सिखाता है, पहला नंबर का जवाब। फिर पूछो किसको सिखाता है, किसको सिखा रहा है, तो लक्ष्मण को सिखा रहा है, तो पहले नंबर पे गणित हो गया, दूसरे नंबर पे लक्ष्मण हो गया। देता है से पूछो क्या देता है, पैसे देता है। किसको देता है, नौकर को देता है। ऐसे इस प्रकार से आप उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए मैंने राम को पुस्तक दी से पूछो क्या दी, पहला नंबर आंसर मिल गया पुस्तक दी। किसको दी, राम को दी। तो कितने कितने कर्म मौजूद है, वाक्य में दो दो कर्म एक साथ भी आ सकते हैं। जब सिर्फ एक ही कर्म आता है उसे कहते हैं एक कर्मक सकर्मक, और जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े होते हैं उसे कहते हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब देखिए श्याम ने राधा को रुपए दिए से पूछो क्या दिए, रुपए दिए, तो एक नंबर का रुपया हो गया। मुख्य कर्म क्या हो गया, रुपये। और किसको दिए, राधा को दिए, तो दूसरा नंबर का ये हो गया, तो ये व्यक्ति हो गया। अब देखिए जो फर्स्ट नंबर का क्या का जवाब देता है ना, वो हमेशा मुख्य कर्म होता है, हमें ध्यान रखना है। और किसको का जवाब देता है वो गौण कर्म होता है। ये क्या का जवाब देने वाला मुख्य होता है, और किसको का जवाब देने वाला कौन सा कर्म होता है, गौण कर्म होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे देखिए मोहन ने राम को किताब दी। पूछो क्या दी, किताब दी, तो किताब नंबर 1 हो गया, मुख्य कर्म हो गया। किसको दी, राम को दी, तो राम क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, और ये गौण कर्म हो गया। ठीक है, यहाँ राम अप्रत्यक्ष कर्म है और किताब प्रत्यक्ष।
इसी मुख्य और गौण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नाम से जाना जाता है। शिक्षक ने छात्रों को कहानी सुनाई, सुनाई से पूछो क्या सुनाई, कहानी सुनाई तो कहानी तो प्रत्यक्ष कर्म हो गई और छात्रों को सुनाई तो छात्र अप्रत्यक्ष हो गए। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए मैं आपको पहले से शुरू से इस वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको क्रिया से 2 ही प्रश्न करने हैं, क्या और किसको। इन दोनों का प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक होती है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं से पूछो क्या कर रहे हैं तो खेल रहे हैं, तो यहाँ कर्म मिल गया। माँ बच्चे को दूध पिलाती है से पूछो क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। किसको पिलाती है, बच्चे को पिलाती है। तो पहला नंबर ये जो फर्स्ट वाला वाक्य है ये है एक कर्मक सकर्मक। ये कौन सा है, एक कर्मक सकर्मक। यहाँ पे कितने कर्म हैं, 2 है, तो इसका नाम रखा जाएगा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको सिर्फ 2 ही शब्द रटने हैं, क्या और किसको, क्रिया से पूछना है। पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक के नाम से भी इसके 2 भेद होते हैं। जिस सकर्मक क्रिया के प्रयोग से वाक्य का अर्थ कर्म के साथ ही पूरा हो जाता है और उसे अधिक जानकारी की जरूरत नहीं होती, वो पूर्ण सकर्मक, यानी कुछ ऐसे शब्द जो हमें पूरी तरीके से अर्थ को समझा देते हैं, वो पूर्ण सकर्मक। क्या और किसको प्रश्न का पूछने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। जैसे राम किताब पढ़ता है तो हमें पढ़ता है से पूछा क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो पता चल गया भाई, पूरा अर्थ निकल गया। अक्षय अखबार पढ़ता है तो पढ़ता है से पूछा क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, जवाब मिल रहा है, तो ये पूर्ण सकर्मक है। दूसरी प्रकार की जो भेद है उसका नाम है अपूर्ण सकर्मक। जब क्रिया का अर्थ केवल कर्ता और कर्म के होने पर भी स्पष्ट नहीं होता, अर्थ पूरा करने के लिए किसी संज्ञा या विशेषण पूरक की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपूर्ण अकर्मक में भी किसी पूरक शब्द की जरूरत थी तभी अर्थ समझ में आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी किसी न किसी पूरक शब्द की जरूरत होगी, उसे अपूर्ण सकर्मक कहते हैं। क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता, उसे समझने के लिए एक संज्ञा शब्द जोड़ना पड़ता है। जैसे मैं तुझे समझता हूं, ये वाक्य थोड़ा अधूरा लग रहा है। जब हम इसके साथ में एक शब्द जोड़ देते हैं बुद्धिमान, ये जो है पूरक शब्द है। मैं तुझे समझता हूं से पूछो क्या समझता हूं, तो इसका जवाब नहीं मिल रहा। फिर पूछो किसको समझता हूं, तो इसका जवाब मिल रहा है कि तुझको समझता हूं। तो एक प्रश्न का जवाब तो मिल रहा है, यानी सकर्मक तो है, लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही है जब तक कि हम एक विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं कर लेते। जैसे कि यहाँ बुद्धिमान समझता हूं या मूर्ख समझता हूं, मैं तुझे मूर्ख समझता हूं, मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूं। ये बुद्धिमान और मूर्ख शब्द जो है यहाँ विशेषण के रूप में आए हैं और ये लगाने के बाद में ही क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट कर पा रही है, तभी ये क्या कहलाती है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क्योंकि अगर हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो ये अर्थ भी स्पष्ट नहीं करती। तो देखिए यहाँ बुद्धिमान संज्ञा पूरक है जो समझने के बाद की स्थिति को स्पष्ट कहलाते हैं। गांधी कहलाए तो पूछो क्या कहलाए, गांधी कहलाए, ये तो बात ठीक है, लेकिन महात्मा शब्द का जोड़ने से यहाँ महात्मा शब्द जो है संज्ञा के रूप में पूरक शब्द के रूप में आया है, जिसको लगाने से ये वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आता है। अदरवाइज ये समझ में थोड़ा थोड़ा नहीं आता है। जब समझ कर्म के होने पर भी समझ ना आए तो वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए अगर हम बात करें अन्य उदाहरण, मेरा भाई हो गया, अगर हम शिक्षक नहीं लगाएंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, शिक्षक पूरक शब्द है। सोना पीला होता है, ठीक है ना, तो ये पीला शब्द जो है विशेषण है। साधु चोर निकला, ये भी पूरक है। मनुष्य बुद्धिमान है, ये भी पूरक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के साथ में जुड़ने पर उसे कुछ विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो हमने मेन टॉपिक हमें अभी कवर किया जिसका नाम था कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी जिसको कर्म की जरूरत नहीं हो, सकर्मक यानी कर्म पर निर्भर करती है, और कर्म भी 2 होते हैं। कभी कभी वाक्य में एक कर्म होता है तो उसे कहते हैं एक कर्मक सकर्मक, और 2 कर्म होने पर कहते हैं द्विकर्मक सकर्मक। और पूर्ण सकर्मक यानी जब पूरी तरीके से अर्थ समझ में आता था पूर्ण, और अर्थ समझ में नहीं आता पूरक शब्दों की जरूरत रहती है, तो उसे कहते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब देखिए प्रयोग के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं। वाच्य या प्रयोग के आधार पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हालांकि ये टॉपिक जो है हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे। कर्ता मुख्य रूप में होता है, जैसे राम गाना गा रहा है तो कर्तृवाच्य, कर्म को प्रमुखता दी जाती है, गाना गाया जा रहा है तो कर्मवाच्य। और जब भाव को प्रमुखता दी जाती, कर्ता और कर्म दोनों ही स्पष्ट नहीं होते हैं, जैसे यहाँ लड़ाई हो रही है, वो भाववाच्य क्रिया। इसके प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। अकर्मक और सकर्मक ही पूछा जाता है, और आपको 2 शब्द याद रखने हैं। क्रिया से 2 शब्द आपको पूछने हैं, 2 वाक्य पूछने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, क्या और किसको। अब हम बात करते हैं क्रिया के काल। तो काल
3 प्रकार के होते हैं। क्रिया 3 प्रकार के कालों में विचरण करती है। अभी अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये वर्तमान काल है, कल मैंने पढ़ा लिया था तो ये भूतकाल है, और कल मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगी तो ये क्या हो गया, भविष्य काल हो गया। तो क्रिया इन तीनों कालों में विचरण करती है। अर्थ के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये कौन से काल की क्रिया है। धातु और क्रिया में क्या अंतर होता है? धातु क्रिया का मूल रूप होता है, जैसे जा, खा और पढ़। क्रिया कब बन जाती है? जब उसमें ना या काल वचन लिंग के अनुसार प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे जा के साथ में जुड़ गया ना तो बन गया जाना, खा के साथ जुड़ गया ता तो खाता है, खा के साथ एगा तो खाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन स्कूल गया, इसमें मेन शब्द क्या है? गया, क्रिया है गया। वह खाना खा रही है, इसमें क्रिया क्या है? खा रही है। वे किताब पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं क्रिया है। लड़का दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है क्रिया। तो इसलिए देखिए, धातु जो होती है वो तो मेन होती है, जो संस्कृत से आई हुई है उसे धातु कहते हैं, और जब उसमें प्रत्यय जुड़ जाते हैं या दूसरी क्रियाएं जुड़ जाती है तो वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2 प्रकार की होती है। एक होती है रूढ़, ठीक है, जो क्रियाएं सीधे धातु से बनी हुई जिसमें कोई यौगिक संरचना ना हो वो रूढ़ क्रिया कहलाती है। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, जाना, सोना। मैंने क्या कहा, ये जो ऐसे शब्द हैं जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते वो रूढ़ क्रियाएं कहलाती है। और दूसरी यौगिक क्रियाएं एक से अधिक तत्वों से मिल करके बनती है, उन्हें यौगिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे लिखवाना, लिख प्लस आना, लिखवाना, पढ़वाना, बताना, उठाना, आते जाते रहना, बड़बड़ाना। अब देखिए, यौगिक क्रियाओं के भेद जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अकर्मक और सकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यौगिक क्रियाओं के भेद भी पूछे जाते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, और बहुत बार पूछी जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रेरणा देकर करवाई जाने वाली क्रिया। जैसे मैं आपको पढ़ने की प्रेरणा दे रही हूं, है ना, तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। जब क्रिया का अर्थ यह दर्शाए कि कर्ता स्वयं कार्य न करवाकर किसी से करवा रहा है। जैसे अध्यापिका कक्षा में पाठ पढ़ा रही है, तो पाठ पढ़ा रही है या पढ़वा रही है, इससे पता चल रहा है कि वो बालकों को प्रेरणा दे रही है कि आप बच्चों आप पाठ पढ़ो। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मूल क्रिया में ना या वाना या लाना ये प्रत्यय जोड़कर, ये 3 शब्द हमें याद रखने हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में क्या जुड़ा हुआ होता है? या तो ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ठीक है ना, इस प्रकार से। जैसे उठाना, उठवाना, पढ़ाना, पढ़वाना, खिलना, खिलवाना, खिलाना और खिलवाना। प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है। तो देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब क्या है? वह क्रिया जिसमें मूल क्रिया में आना या ना प्रत्यय जोड़ता है और कर्ता को कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे उठना, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या बन जाएगा? उठाना। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है, माँ बच्चे को सुलाती है। और यहाँ पे देखिए, करना क्रिया है। जैसे शिक्षक छात्र से काम करवाते हैं, तो स्वयं काम नहीं कर रहे हैं, छात्रों को कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो देखो बच्चों, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे तुम उतार लो, या बगीचे की सफाई कर लो, या दूसरा कोई कार्य कर लो। तो शिक्षक जो है वो बच्चों को क्या कर रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ये वह क्रिया है जिसमें मूल क्रिया में वाना प्रत्यय जोड़ा जाता है। अगर ना जोड़ा जाता है, आना जोड़ा जाता है, वो तो प्रथम होती है, और वाना जोड़ा जाता है तो द्वितीय बन जाती है। थोड़ा सा फर्क है। और वो जो अन्य व्यक्ति से काम करवाया जाता है, यानी मैंने किसी को प्रेरणा दी कार्य करने की और उसने किसी और को प्रेरणा दे दी। जैसे माँ ने नौकरानी से काम उठवाया, माँ ने नौकरानी से कह के काम करवाया। जैसे मालिक ने मजदूरों से काम करवाया, मालिक ने मजदूरों को प्रेरणा दी और उनसे कार्य करवाया। अब देखिए, मूल धातु प्रेरणार्थक क्रिया किस प्रकार से बनती है? उठना मूल धातु है, उसमें उठाना तो हो जाती है प्रथम प्रेरणार्थक और उठवाना द्वितीय। देना से प्रथम प्रेरणार्थक बन जाती है दिलाना और द्वितीय बन जाती है दिलवाना। करना से कराना और करवाना। सोना से सुलाना और सुलवाना। खाना से खिलाना और खिलवाना। इस प्रकार से हमने देखा, प्रेरणा देकर करवाई जाने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब हम अगर किसी को प्रेरणा दे रहे हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक, और हमारी दी हुई प्रेरणा से कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। देखिए, अब हम यौगिक क्रिया का दूसरा रूप है संयुक्त क्रिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है। ध्यान से देखिए, जब दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती है, एक ही कार्य का बोध करवाती है। देखो, अलग अलग अर्थ प्रकट करने वाली क्रियाएं जब एक साथ जुड़ करके एक ही कार्य का अर्थ बोध प्रकट करवाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा लेना, खा अलग क्रिया है और लेना अलग क्रिया है, लेकिन खाना खा लेना, खा और लेना दोनों अलग अलग अर्थों वाली क्रियाएं जुड़ गई तो ये संयुक्त क्रिया बन गई। जा पहुंचना, जाना अलग है और पहुंचना अलग है, लेकिन मैं वहां जा पहुंचा तो जा पहुंचा शब्द दो क्रियाओं से मिलकर बना है, ये संयुक्त क्रिया है। लिख देना, लिखना अलग है और देना अलग है, लेकिन साथ में संयुक्त क्रिया बन गई। उठ बैठना, खेल कूदना। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में कंफ्यूज करता है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही चीजें पढ़ा रही हूं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक भी शब्द निरर्थक मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं। तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं और इनके नाम जानने में बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जब 50 क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत 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 25 सालों के जो प्रश्नों को मैंने संकलित किया, जब मैंने ये अनुभव किया कि इसमें से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस कारण से आपको ये जानना जरूरी है कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। सबसे पहला नंबर होता है, देखिए, आरंभ बोधक। क्रिया के आरंभ होने का बोध करवाने वाली क्रिया, जैसे वह रोने लगा, यानी अब ये रोने की क्रिया क्या हो गई? आरंभ हो गई। ठीक है, तो यहाँ दो क्रियाएं हैं, रोने और लगा, तो ये संयुक्त क्रिया है, लेकिन कार्य का शुरुआत बता रहे हैं इसलिए आरंभ बोधक हो गई। समाप्ति बोधक, क्रिया के समाप्त होने का, जैसे खा चुका, वह खा चुका। खाना और चुकना दो अलग अलग थी, संयुक्त तो है लेकिन संयुक्त में भी समाप्ति की बात बता रही है, तो समाप्ति बोधक। अवकाश बोधक, क्रिया करने के लिए अवकाश मिलने का बोध करवाते हैं, जैसे वह जा सका, यानी उसे जाने का समय मिल गया। अवकाश बोधक यानी उसे थोड़ा सा टाइम मिल गया। अनुमति बोधक बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, क्रिया करने की अनुमति मिलने का बोध करवाता है, जैसे मुझे जाने दो, किसी से अनुमति मांगी जा रही है कि मुझे अब जाने दो, ये अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। अगला देखिए, 5वां नंबर है नित्यता बोधक। क्रिया के नित्य होने का बोध, नित्य यानी डेली बेसिस पे वो काम हो रहा है, हर रोज वो काम हो रहा है। जैसे वह पढ़ता रहता है, तो उसका नित्य का नियम है कि वो पढ़ता ही रहता है, नित्यता बोधक है। आवश्यकता बोधक, क्रिया करने की आवश्यकता का बोध होता है, जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है, अब ये मजबूरी है कि ये कार्य करना ही पड़ता है, तो आवश्यकता बोधक। निश्चय बोधक, क्रिया के निश्चित होने का बोध करवाती है, जैसे वह उठ बैठा, ये निश्चित रूप से बात है कि वो उठ के बैठ गया, तो ये निश्चय बोधक है। अगला है इच्छा बोधक। इच्छा बोधक, क्रिया करने की इच्छा का बोध करवाती है, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो हम भी पढ़ाना चाहते हैं, आपकी इच्छा को पूरा करें, तो ये इच्छा बोधक हो गई। अगला है अभ्यास बोधक, क्रिया करने के अभ्यास का बोध करवाता है, जैसे वह खेला करता है, वह खेलने का अभ्यास करता है, अभ्यास का पता चल रहा है। अगला है शक्ति बोधक, क्रिया करने की शक्ति का बोध करता है, जैसे मैं लिख सकता हूं। और 11वां नंबर है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, दो समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाओं से संयोग से बनने वाली क्रिया, जैसे पढ़ा लिखा एक जैसी आवाज वाले है ना, और पुनरुक्ति यानी इसका बार बार जो है शब्द उच्चारण करते हैं। यहाँ पढ़ा लिखा करता है, कितने शब्द आए क्रिया वाले? 4 आ गए, इसे पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया बेसिकली दो क्रियाओं से मिलकर के बनती है, लेकिन यहाँ मैंने आपको उसके इंपॉर्टेंट 11 भेद बताए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नाम धातु क्रिया, देखिए, अब अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को मतलब पीछे भी ले जा सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं नोट्स इंपॉर्टेंट। नाम धातु क्रिया, अगला जो है नाम धातु, ये बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, नाम धातु। अब देखिए, मैंने आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर 2 टॉपिक अभी कवर करवा दिए थे, संज्ञा और सर्वनाम, और उसमें से मैंने आपको संज्ञा शब्द का अर्थ क्या बताया था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, तो संज्ञा का अर्थ भी नाम है। और सर्वनाम, सर्वनाम पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था कि सबका नाम, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, इसका नाम, उसका नाम, हम इन सबके नामों की जगह जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं वो भी सर्वनाम। तो संज्ञा भी नाम है, सर्वनाम भी नाम है, और विशेषण भी नाम है। विशेषण जैसे छोटा लड़का, सुंदर लड़का, इस प्रकार से हम बोलते हैं, तो विशेषण भी नाम को प्रकट कर रहा है। तो ऐसे नाम वाचक शब्द जिसमें संज्ञा हो, सर्वनाम हो और विशेषण हो, वो जब क्रिया बना देते हैं, संज्ञा से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया और विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है नाम धातु क्रिया। देखिए, कोई संज्ञा विशेषण शब्द धातु के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं तो नाम धातु कहलाती है, जैसे बात, बतियाना,
लात, लतियाना, चिकना, चिकनाना, ठंड, ठंडाना। ज्यादातर इन शब्दों के पीछे आना या याना जोड़ा जाता है। ठीक है, मूल संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से ये बनती है। और चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। ये यौगिक क्रिया का चौथा भाग है। यौगिक क्रिया 4 प्रकार की है, मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली कौन सी थी? सबसे पहली क्रिया देखिए, सबसे पहली क्रिया का नाम क्या था? प्रेरणार्थक क्रिया, जो 2 प्रकार की थी। यौगिक क्रिया कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। सबसे पहली है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि ये है संयुक्त क्रिया, जो कि 11 भेद रखती है। तीसरे नंबर पे हमने देखा कि नाम धातु क्रिया। और चौथे नंबर की जो क्रिया है वो है अनुकरणात्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनुकरण करती है, यानी पीछे 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 रिपीट करती है, उसे अनुकरणात्मक कहते हैं। तो ध्वनियों का अनुकरण होता है, वह अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। ध्वनि आधारित शब्दों से बनती है। बड़बड़ाना, जैसे बड़बड़ करने को कहते हैं बड़बड़ाना, गुरगुर करने को कहते हैं गुरगुराना, ठहाका लगाना, खड़खड़ाना, भौं-भौं करना। एक ही क्रिया को 2-2 बार लिखते हैं, उसे क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को पूरा किया। अब हम विगत वर्षों की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं। और हमने ये 2011 से 24 तक के प्रश्न मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। क्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए, जितने प्रकार के पूछे गए, वो सब अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? अब मैंने आपको क्या बताया था? आपको 2 प्रश्न पूछने हैं। क्रिया से कितने प्रश्न पूछने हैं? 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला पूछना है क्या, और दूसरा पूछना है किसको। यानी ये जितने भी वाक्य आए हैं, इसमें से आपको इसी ट्रिक को यूज लेना है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये हमारी क्रिया। पूछो क्या दौड़ रहे हैं? पता नहीं। किसको दौड़ रहे हैं? पता नहीं, क्योंकि लड़के तो करता है, लड़के कर्म नहीं है। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं से पूछो क्या उड़ रहे हैं? नहीं पता। कबूतर करता है, कर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। बच्चा सो रहा है, सो रहा है, पूछो क्या सो रहा है? कोई जवाब नहीं, क्योंकि सोने की क्रिया करने वाला बच्चा वो करता है। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूं से पूछो क्या पढ़ रहा हूं? उत्तर मिल रहा है समाचार पत्र पढ़ रहा हूं। तो बिल्कुल सही, यही हमारा कर्म है और यही सकर्मक क्रिया है। डेप्यूटी जेलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 में पूछा था। दूसरा नंबर प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया से युक्त वाक्य कौन सा है? ये भी डेप्यूटी जेलर परीक्षा में पूछा गया था। प्रेरणार्थक क्रिया क्या थी? जो प्रेरणा देकर करवाई जाती थी। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये प्रेरणा है? बिल्कुल नहीं। मालिक ने नौकर से दरवाजा खुलवाया, बिल्कुल। दरवाजा खोलने की प्रेरणा दी कि जाओ नौकर दरवाजा खोल के आओ, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, डेप्यूटी जेलर में पूछा गया वह चलता होगा। वाक्य में किस क्रिया का कौन सा काल रूप है? देखिए काल रूप भी हमें पूछा जाता है। तो चलता होगा, हो सकता है कि वो चल रहा हो सकता है नहीं चल रहा हो। इस चलने में संदिग्धता है, तो ये संदिग्ध वर्तमान है। काल टॉपिक में आपको अलग से करवाऊंगी। देखिए वह चली है, वाक्य में कौन सा काल है? वह चली है, डेप्यूटी जेलर में पूछा गया। आसन्न भूत, यानी अभी अभी जो क्रिया होती है, नजदीक काल में जो हुई होती है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। अभी चली गई है वो। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, जब कर्ता स्वयं कोई काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो कौन सी क्रिया होती है? सीईटी की परीक्षा में पूछा गया 23 अक्टूबर को शिफ्ट 1 के अंदर। तो देखिए जब खुद काम नहीं करते, दूसरों से प्रेरणा देकर के कार्य करवाते, तो वो क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। 6वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? ऐसा वाक्य ढूंढना है जिसमें सकर्मक हो, यानी सकर्मक के लिए हमें 2 प्रश्न पूछने हैं, क्या और किसको। मैं घड़ा भरता हूं, पूछो क्या भरता हूं? घड़ा भरता हूं, बिल्कुल यही आंसर है हमारा, घड़ा कर्म है। उसका सिर खुजलाता है, खुजलाता है, तो ये तो प्रेरणा हो गई कि वह उसका सिर खुजलाता है। जी घबराता है, प्रेरणा होगी। वह लजा रही है, अकर्मक हो गई। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल काल 3 प्रकार के होते हैं। तो काल के आधार पर क्रिया भी 3 प्रकार की होती है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आंसर हो गया 3। सीईटी की परीक्षा में पूछा था। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1-2 को मिलान करना है। राम रोटी खाता है, खाता है से पूछो क्या खाता है? रोटी खाता है, यानी कर्म मौजूद है। तो ये वाला वाक्य जो है ये सकर्मक क्रिया है। वेदांत पढ़ता है से पूछो क्या पढ़ता है? नहीं मिल रहा जवाब, अकर्मक क्रिया है। ठीक है। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, तो किताब पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। वह लड़का चल बसा, यहाँ 2 क्रियाएं एक साथ हो रही है, संयुक्त क्रिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1।
3 4 2 1 ब पे लिखा हुआ है, सीईटी की परीक्षा में पूछा गया। इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने की संभावना इस बार ज्यादा है, तो इन पर थोड़ा गौर दीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, तो यहाँ 2 आंसर हो जाएगा। सीईटी की परीक्षा में पूछा था। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, अब देखिए कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो हमें बहुत घुमा देते हैं, इसीलिए क्रिया क्या है ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है। पहला नंबर कथन देखिए, अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। अकर्मक क्रियाएं तो कर्ता से ही संबंधित है, उसमें तो कर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। इसका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा है, सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, बिल्कुल, नाम ही सकर्मक है तो फल कर्म पे ही पड़ेगा, कर्म के बिना उसका अर्थ पूरा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। हमें पूछा है कि इन जो है विकल्पों में से सर्वाधिक उत्तर सही चुने, तो पहला वाक्य गलत है, दूसरा सही है, तो कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। सीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न देखिए कैसा घुमा के पूछा था। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य को छांटिए। तो अकर्मक का मतलब जहां क्या और किसको का जवाब नहीं मिलेगा। वह तुम्हें लजा रही है, वह तुम्हें लजा रही है, लजा रही से पूछो क्या लजा रही है, नहीं, किसको लजा रही है, तुम्हें लजा रही है, आंसर मिल रहा है। मैं सुराही भरता हूं, पूछो भरता हूं से पूछो क्या भरता हूं, सुराही भरता हूं, जवाब मिल रहा है, सकर्मक है। वह अपना सिर खुजलाता है से पूछो क्या खुजलाता है, सिर खुजलाता है, जवाब मिल रहा है, सकर्मक। तुम्हारा जी घबराता है तो पूछो क्या घबराता है, जी घबराता। अब जी घबराता है मत बोलना, क्योंकि जी घबरा रहा है, ये जी ही तो है कर्ता, यहाँ कर्म नहीं है, यही आंसर है हमारा। हमें ये ध्यान रखना, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में पूछा गया है, जी घबराता है में जी यहाँ कर्ता है, कर्म नहीं है, ठीक है ना। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, 1 2 को मिलान करना है। शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, लिखवाते हैं, करवाते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ये प्रेरणार्थक है। सुकन्या पढ़कर सोती है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए ये भी एक क्रिया का भेद है। पूर्वकालिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें वाक्य में 2 क्रियाएं होती है, एक के बाद दूसरी, और पहले वाली क्रिया के साथ में कर या करके शब्द जोड़ा जाता है। जैसे पढ़कर सोती है, यानी पहले पढ़ती है फिर सोती है, 2 क्रियाएं हो रही है। पढ़कर सोती है तो पढ़कर शब्द में पूर्वकालिक है। राजू ने मीना को पुस्तक दी, तो क्या दी, पुस्तक दी, सकर्मक क्रिया है। वह जाता है से पूछो क्या जाता है, कोई जवाब नहीं, किसको जाता है, जवाब नहीं है, अकर्मक क्रिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। तो ये जो है 4 1 2 3 जो है ये द पे लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, राधा पढ़कर सोती है। अब कितनी क्रियाएं हो रही है, 2 क्रियाएं हो रही है। पढ़कर, पहले पढ़ती है फिर सोती है, तो कौन सी क्रिया है पढ़कर के अंदर, देखिए मैंने आपको अभी बताया पूर्वकालिक क्रिया, जिस भी शब्द के साथ में कर या करके जुड़ा हुआ होता है वो पूर्वकालिक कहलाती है, आंसर हो जाएगा। क्लर्क ग्रेड 2 के अंदर पूछा गया प्रश्न था। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, चलना चलाना निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। चलना चलाना ये यौगिक क्रिया है। यौगिक क्रिया क्या होती है, जहां 2 क्रियाएं एक साथ में जुड़ी हुई होती है उसे यौगिक कहते हैं। क्लर्क ग्रेड 2 में पूछा गया पेपर में पूछा गया प्रश्न है, चलना चलाना 2 क्रियाएं एक साथ है तो यौगिक कहलाएगी। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, अनुमति बोधक क्रिया किस क्रिया का भेद है। ये मैंने आपको इसीलिए ऊपर पढ़ाया था कि ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, 11 भेद हैं, और ऊपर जरूर जाकर के एक बार वापस जरूर देखें 11 भेदों के नाम, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, इस प्रकार से। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया से युक्त सबसे सही वाक्य छांटिए। सकर्मक के लिए क्या प्रश्न पूछना है, 2 प्रश्न पूछने हैं, क्या और किसको, ये 2 शब्द रट लीजिए आप। तो अब उसका सिर खुजलाता है से पूछो क्या खुजलाता है, सिर खुजलाता है। जी ललचाता है, ये अकर्मक है। वह अपना सिर खुजलाता है, हमारे प्रश्न का जवाब है संयुक्त सकर्मक क्रिया के लिए ये सबसे उत्तर सही है, वह अपना सिर खुजलाता है, ठीक है। सुपरवाइजर वुमन में पूछा गया। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। आरंभ बोधक है, समाप्ति बोधक है, अवकाश बोधक है, लेकिन भाव बोधक नाम से कोई क्रिया नहीं थी। सुपरवाइजर वुमन आंगनबाड़ी 2024 में पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में किस क्रिया का बोध होता है। सुपरवाइजर वुमन में पूछा गया है, कौन सी है, घड़ा भरता है से पूछो क्या भरता है, घड़ा भरता है। सकर्मक क्रिया पता चल रही है कि अकर्मक क्रिया पता चल रही है, घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा
भरता है। क्या भरता है? घड़ा भरता है। ये अकर्मक नहीं है, ये इसका आंसर होगा सकर्मक। फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है ना। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है, ऐसी भी कुछ धातुएं होती है जो सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है, उसे कहते हैं उभयविध धातु। उभयविध का मतलब दोनों। यहाँ उभय शब्द का अर्थ क्या है? दोनों, दोनों जगह काम आने वाली धातुएं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 20वां, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है। तो देखिए जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है, तो धुलवाता यानी धुलने की प्रेरणा दे रहा है। 20वां नंबर प्रश्न का प्रेरणार्थक हो गया। 21 नंबर प्रश्न देखिए, मैं दूध पीकर सोता हूं, कौन सी क्रिया है? जूनियर अकाउंटेंट में पूछी गई। पीकर सोता हूं, कितनी क्रियाएं हो रही है? 2। तो यहाँ कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। जिस भी क्रिया में कर या करके जुड़ा होता है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, सुपरवाइजर वुमेन आंगनबाड़ी में पूछा गया, रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द जोड़ने से सकर्मक बन जाएगी? प्रश्न बड़ा घुमा करके पूछा गया आपको। देखिए कि रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, तो कमरे में ओढ़नी पढ़ रही है, समाचार पत्र पढ़ रही है, आंसर होगा समाचार पत्र। यही हमारा आंसर होगा कि रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रही है। तो पढ़ रही है से पूछेंगे क्या पढ़ रही है, उत्तर मिल जाएगा समाचार पत्र पढ़ रही है, और यह सकर्मक क्रिया बन जाएगी। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? पूर्वकालिक क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया आंगनबाड़ी वर्कर में वह नहाकर पूजा करेगा। देखिए 2 क्रियाएं, नहाना और पूजा करना, इसमें कर और करके लगा हुआ, ये पूर्वकालिक क्रिया है। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट में पूछा गया है। सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है वो है गाया। उसने गाना गाया। गाया से पूछो क्या गाया, तो गाना, ये उत्तर मिल जाएगा। ये डूबना, ये बहना और ये बैठना, ये तीनों कौन सी क्रियाएं हैं? ये है अकर्मक क्रियाएं। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, जेएलओ की परीक्षा में जूनियर लीगल ऑफिसर में पूछा गया था, सूर्य पूर्व से निकलता है, कौन सा पक्ष है? इसमें आवृत्ति मूलक पक्ष है, जो कार्य रोज रोज लगातार होता है। पक्ष एसआई की टॉपिक, एसआई की सामान्य हिंदी का टॉपिक है, एक अलग से मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। अगला देखिए 26वां नंबर प्रश्न, संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य कौन सा है? बच्चे स्नान करते होंगे, हो सकता है ये स्नान करने का समय है, तो बच्चे इस समय स्नान कर रहे होंगे, संदिग्ध वर्तमान। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? किसी जगह कथा होती थी, अब पता नहीं होती है या नहीं होती है, इसीलिए अपूर्ण भूतकाल है ये। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, जेएलओ की परीक्षा में पूछा गया, कौन सा शब्द प्रेरणार्थक नहीं है? खिलाना, बिल्कुल खिलाना, खाना खिलाना। बुलवाना, जगाना, समझना, इसमें कोई प्रेरणा नहीं है। समझना तो खुद को ही पड़ता है, तो ये समझना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, जबकि खिलाना, बुलवाना, जगाना है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकर्मक क्रिया किसके अंदर है? जेएलओ में पूछा गया। प्यासे को पानी पिलाओ, पिलाओ से पूछो क्या पिलाओ? पानी, सकर्मक है। उसने मुझे कहानी सुनाई, सुनाई से पूछो क्या सुनाई? कहानी सुनाई, सकर्मक है। बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, रो रहा है, पूछो क्या रो रहा है? पता नहीं। किसको रो रहा है? पता नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 के अंदर पूछा गया, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का रूप है? पूर्वकालिक क्रिया जहां 2 क्रियाएं हो और पहले वाली क्रिया के साथ कर या करके जुड़ा हो। तो देखिए यहाँ वह जा चुका है, बिल्कुल नहीं। भारत ने मैच जीत लिया होगा, बिल्कुल नहीं। बच्चा बहुत देर से रो रहा था, बिल्कुल नहीं। वह नहा कर पढ़ाई करेगा, कितनी क्रियाएं हैं? 2, और पहले वाली में कर या करके जुड़ा हुआ, ये पूर्वकालिक हो गई। 31 नंबर प्रश्न सीईटी 2022 के अंदर पूछा गया था, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है दिलाना। चलना तो खुद को ही पड़ता है, हंसना भी खुद को पड़ता है, उठना भी खुद को पड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक नहीं है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए, सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। हेमलता हंसती है, हंसती है से पूछो क्या हंसती है? पता नहीं। किसको हंसती है? पता नहीं। हेमलता करता है, ये कर्म नहीं है, इस बात को आप याद रखें, और यही हमारा आंसर होगा, ये अकर्मक है। बाकी सब देख लीजिए, धो रही है से पूछो क्या धो रही है? कपड़े धो रही है, आंसर मिल रहा है। लिखवाता है से पूछो क्या लिखवाता है? पत्र लिखवाता है। पूजा पूजा कर रही है, पूछो क्या कर रही है? पूजा कर रही है, आंसर मिल गया। यहाँ पे सब जगह कर्म था और पहले नंबर आंसर में कर्म नहीं था, अकर्मक था। 33वां नंबर प्रश्न देखिए, कपिल आम खाता है, इसमें कौन सी क्रिया है? पूछो खाता है से पूछो क्या खाता है? आम खाता है। क्या का जवाब मिलने के कारण ये सकर्मक है, आंसर भी सकर्मक हो जाएगा।
34वां नंबर प्रश्न देखिए, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सीईटी 2022 में पूछा गया है। नहीं सोया, नहीं सोया से पूछो क्या नहीं सोया? पता नहीं। किसको नहीं सोया? पता नहीं, यही आंसर होगा। खाता है, आम खाता है से पता चल रहा है कि खाता है तो आम, आम हमारा कर्म हो गया। पी रहा है से पूछो क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। देख रही से पूछो क्या देख रही है? नाटक। तो ये आम, ये पानी, ये नाटक, ये तीनों कर्म है और हमसे अकर्मक पूछा था, इसलिए हमारा आंसर होगा वह रात भर नहीं सोया। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, हमने एक शेर देखा, काल बताइए। शेर कब देखा? अभी देखा? भूतकाल में, सॉरी, भविष्यकाल नहीं है, भूतकाल है। भूतकाल देखा यानी देख लिया हमने। 36वां नंबर प्रश्न थर्ड ग्रेड परीक्षा के अंदर पूछा गया, अकर्मक क्रिया कौन सी है? बच्चा रोता है। रोना क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, बाकी सब देखिए। कपड़े धो रही है, धो रही से पूछो क्या धो रही है? कपड़े, जवाब मिल रहा है। मोहन सितार बजा रहा है, बजा रहा है से पूछो क्या बजा रहा है? सितार, जवाब मिल रहा है। आप आज शाम को क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो से आज शाम को क्या कर रहे हो? ये भी सकर्मक क्रिया है। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में हिंदी में प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? अब हमें चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और उसका जवाब देना है। क्रिया एक अविकारी शब्द है, पहला ही आंसर गलत है। मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बता दिया था कि क्रिया एक विकारी शब्द है, क्योंकि वो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और काल के अनुसार बदलती रहती है। धातुओं संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनती है, बिल्कुल बनती है। नाम धातु। रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक सकर्मक दो भेद होते हैं, बिल्कुल सही। क्रिया के काम करने से होने का बोध का पता चलता है, बिल्कुल सही है। तीनों नीचे वाले ऑप्शन सही है, पहला वाला गलत है और हमसे यही पूछा था कि हमें गलत छांटना है। 38वां नंबर प्रश्न देखिए, गोविंद ने राम को जगवाया, कौन सी क्रिया है? जगवाया। जगवाया यानी जागने की प्रेरणा दी कि भाई उठ जा उठ जा उठ जा, तो जगवाया शब्द जो है प्रेरणार्थक क्रिया का है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में पूछा गया, रमा हंसती है। हंसती है से पूछो क्या हंसती है? पता नहीं। किसको हंसती है? पता नहीं, ये अकर्मक क्रिया है। फल, सुधा फल खा रही है। खा रही से पूछो क्या खा रही है? फल, जवाब मिल रहा है, सकर्मक है। नौकर पानी भरता है। भरता है से पूछो क्या भरता है? पानी, जवाब मिल रहा है, सकर्मक है। वह फुटबॉल खेल रहा है। खेल रहा है से पूछो क्या खेल रहा है? फुटबॉल, जवाब मिल रहा है, सकर्मक है। ये तीनों शब्द सकर्मक है और हमें पूछा था कि ऐसा वाक्य जो सकर्मक नहीं है, तो वो ये रमा हंसती है, ये कौन सा है? ये है अकर्मक। 40वां नंबर प्रश्न देखिए, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, कौन सी क्रिया है इसके अंदर? थर्ड ग्रेड टीचर 2022 के अंदर पूछा गया है, पूर्वकालिक क्रिया है, खाकर जयपुर जाएगी। दो क्रियाएं हो रही है, पहले वाले में कर लगा हुआ है। 41 क्वेश्चन देखिए, सीईटी की परीक्षा में किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय क्रिया यानी एक जैसी क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये है, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। 42 नंबर देखिए, असंगत विकल्प यानी गलत चीज का हमें चुनाव करना है। सीईटी 2022 7 जनवरी को पूछा गया। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणा दी, बिल्कुल सही है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया नहीं है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, बिल्कुल अकर्मक है। उसने सेब खाया, सकर्मक है। ये रंजक क्रिया गलत है, यहाँ पे ये रंजक क्रिया नहीं है। रंजक क्रिया उसे कहते हैं जो दो या तीन क्रियाएं एक साथ में मिलकर के अलग अलग अर्थ प्रकट करती है। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया है, सकर्मक। शोरगुल से बच्चा जाग गया। शोरगुल से बच्चा जाग गया। जाग गया से पूछो क्या जाग गया? पता नहीं, क्योंकि बच्चा यहां करता है, कर्म नहीं है। ठीक है, वह बहुत समय से सो रहा है। सो रहा है से पूछो क्या सो रहा है? पता नहीं। किसको सो रहा है? पता नहीं, ये भी अकर्मक है। चीता तेज दौड़ता है। दौड़ता है से पूछो क्या दौड़ता है? पता नहीं, क्योंकि चीता तो दौड़ने वाला खुद है, करता है। माँ बच्चे को सुलाती है। पूछो सुलाती है से पूछो क्या सुलाती है? पता नहीं। किसको सुलाती है? बच्चे को सुलाती है, तो यहाँ पे बच्चे को, यहाँ शब्द जो है ये सकर्मक पूछा था और यही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया? 15 सितंबर को पूछा गया 2021 की परीक्षा में। प्रेरणार्थक क्रिया वही है जो देखिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। लिखने की क्या दे रहा है? प्रेरणा दे रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी हमें ढूंढना है। देखो यहाँ लिखा है लूट और लिया, संयुक्त क्रिया है। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। यहाँ दो क्रियाएं हैं, लूटना और लेना, बिल्कुल सही, संयुक्त क्रिया है।
मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, यहाँ सिर्फ एक क्रिया है। यहाँ कितनी क्रिया है? एक। ये संयुक्त नहीं है। वह सारा खाना खा गया, खा और गया ये दोनों संयुक्त क्रिया है। दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे तो 3-3 क्रियाएं हैं, तो ये तीनों जो है फर्स्ट अ, स और द संयुक्त क्रिया के उदाहरण है, जबकि ब जो है वो सिर्फ एक ही क्रिया है, वो जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? यानी हमको अकर्मक क्रिया ढूंढनी है, तो हमें 2 प्रश्न करने, क्रिया से क्या और किसको। मदारी भालू को नचाता है, तो नचाता है से पूछो क्या नचाता है? पता नहीं। किसको नचाता है? भालू को नचाता है, मतलब जवाब मिल रहा है। माँ पुत्र को समझाती है, समझाती है से पूछो क्या समझाती है? पता नहीं। किसको समझाती है? पुत्र को, जवाब मिल रहा है, सकर्मक है। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, बनाए से पूछो क्या बनाए? चित्र बनाए, जवाब मिल रहा है, सकर्मक है। ये तीनों सकर्मक है, क्योंकि यहाँ तीनों में कर्म मौजूद है। वह बिना बात ही हंस रही है, हंस रही से पूछो क्या हंस रही है? किसको हंस रही है? पता ही नहीं है, जवाब भी नहीं है, तो आंसर है यही, हमारा यही अकर्मक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? 13 सितंबर को एसआई के पेपर में पूछा गया है। उड़ा रहा है से पूछो क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है, यही सकर्मक है, बाकी सारी अकर्मक है। ठीक है। दौड़ रहा है से पूछो क्या दौड़ रहा है? पता नहीं। किसको दौड़ रहा है? पता नहीं। रो रहा है से पूछो क्या रो रहा है? पता नहीं। किसको रो रहा है? पता नहीं। इस प्रकार से हमने 47 का 1 नंबर आंसर किया। 48 देखिए, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है? 13 सितंबर को पूछा गया प्रश्न था, तो मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई ये द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लड़के को शब्द भी आया है और पुस्तक भी आया है। पढ़ाई से पूछो क्या पढ़ाई? पुस्तक पढ़ाई। किसको पढ़ाई? लड़के को पढ़ाई, तो द्विकर्मक हो गई। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। पुलिस एसआई 2014 की परीक्षा में पूछा गया है। सकर्मक क्रिया, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया सतीश ने केले खरीदे, खरीदे से पूछो क्या खरीदे? आंसर मिल रहा है केले खरीदे, तो ये सकर्मक हो गया। और 50वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में द्विकर्मक रूप में क्रिया प्रयुक्त हुई है? हमें ऐसा वाक्य ढूंढना है जिसमें 2-2 कर्म मौजूद होने चाहिए। तो देखिए, पढ़ाया, पहला वाक्य देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, पढ़ाया से पूछो क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। किसको पढ़ाया? विद्यार्थियों को पढ़ाया। दोनों प्रश्नों के जवाब यही मिल गए, और यही जो है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। और इस प्रकार से देखिए, हमने इस क्रिया टॉपिक को पूरा किया, और इसको मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया, इसकी ट्रिक्स समझाई, और मैंने सुपर इंपॉर्टेंट 50 PYQs आपको करवाए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।